सभी ने पिछले 2 सालों में इंडिया की अलग अलग रीजनल लैंग्वेज की कुछ बहुत ही जबरदस्त मूवीज को एक्सप्लोर किया है, जिसमें से एक थी तुम्बाड़ और दूसरी थी कांतारा। दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई तो की, लेकिन उनकी स्टोरी में भी जो टेक्सचर था, जो वाइब थी, वो कुछ अलग ही लेवल पर था। और ऐसे ही एक मूवी अभी कुछ दिन पहले मलयालम सिनेमा में रिलीज हुई, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.6। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राहुल सदाशिवन ने, जो पहले ही मलयालम सिनेमा को भूता कालम जैसी सुपरहिट फिल्म दे चुके हैं। मूवी का नाम मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, जब हम इसके रिव्यूज के साथ साथ इससे जुड़ी थ्योरीज की बात करेंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार वीडियो। तो मूवी की शुरुआत होती है 17वीं शताब्दी के साउथ मालाबार एरिया से। जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि साउथ मालाबार असल में एक भौगोलिक क्षेत्र है, जो प्रेजेंट में केरल के आसपास के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और याद रहे, मूवी में बात हो रही है 17वीं शताब्दी की, इसलिए आपको उसमें आज के युग का कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। खैर, तो मूवी की शुरुआत होती है और हम कोरा और थेवन नाम के 2 आदमियों को एक जंगल में देखते हैं। देखकर लग रहा था कि वो दोनों इस जंगल में शायद खो गए हैं और एक नदी को पार करना चाहते हैं ताकि यहाँ से निकल सकें। लेकिन चलते चलते काफी रात हो जाती है, इसलिए ये रात को वहीं रुकने का डिसीजन लेते हैं। फिर आधी रात में अचानक थेवन की आँख खुलती है और वो देखता है कि कोरा उसके पास नहीं है। वो उसको आवाज देता हुआ इधर उधर देखता है, तो उसे दिखता है कि कोरा असल में किसी चीज को बहुत ही ध्यान से देख रहा है। थेवन जब उस तरफ देखता है तो उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखती है, जो कोरा को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। उसे देखकर वो समझ जाता है कि ये एक यक्षिणी है, इसलिए वो कोरा को उधर जाने से मना करता है। लेकिन कोरा अब पूरी तरह से उस यक्षिणी के जाल में फंस चुका था, इसलिए वो उस लड़की की तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर थेवन काफी डर जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोरा उस लड़की के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते करते अपना दम तोड़ देता है और वो लड़की उसका खून पी जाती है। दूसरी तरफ अगली सुबह थेवन जब जंगल से बाहर निकलने के लिए नदी के सहारे आगे बढ़ रहा होता है कि तभी आगे एक झरना उसका रास्ता रोक लेता है। ये झरना इतना वाइड होता है कि इसको पार करना बेहद मुश्किल था, इसलिए थेवन वहाँ से दूसरा रास्ता पकड़कर जंगल में फिर से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भटकते हुए एक हवेली के पास जा पहुँचता है और भूखे होने की वजह से सामने रखा नारियल खा रहा है। तभी उसे वहाँ एक आदमी आकर रोकता है और ये सुनकर उस हवेली का मालिक भी बाहर आ जाता है। बातों से पता चलता है कि उस हवेली के मालिक का नाम कोडुमन पोट्टी है और वो दूसरा आदमी उसका कुक था। खैर, पोट्टी थेवन को खाने के लिए मना नहीं करता और पूछता है कि लगता है कई दिनों से भूखे हो, आखिर तुम कौन हो? थेवन कहता है कि मेरा नाम थेवन है और मैं इस जंगल में भटक गया हूँ। कई दिनों से भूखा था, इसलिए मैं नारियल खाने लगा। पोट्टी पूछता है कि तुम क्या काम करते हो? थेवन बताता है कि वो एक पानन है। अब दोस्तों, पानन असल में वो लोग होते थे जो पुराने समय में राजा महाराजाओं के लिए गाया बजाया करते थे। ये सुनकर पोट्टी मुस्कुराता है और थेवन को एक गाना गाने के लिए कहता है। थेवन उसे एक गाना सुनाता है जो पोट्टी को काफी पसंद आता है और इसके बाद वो उसे वहीं रुककर खाने पीने के लिए बोलता है। दोस्तों, इस सीन में कास्टिज्म को काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से शो किया गया है। असल में पोट्टी एक ऊंची जाति का आदमी है और थेवन उसके सामने एक नीची जाति से बिलोंग करता है। यही वजह थी कि वो उसके कहने पर एक बार में गाना सुनाने लगता है, जैसा कि उस वक्त में लोग किया करते थे। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि मैं कास्टिज्म के खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि लोगों की जाति और धर्म से बढ़कर उनका कर्म और दायित्व होता है। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी। अब उस खाने के बाद कुक थेवन को आराम करने के लिए एक कमरा दिखाता है और उस हवेली के बारे में एक चेतावनी देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें सुरक्षित रहना है तो फिर कभी भी हवेली के दक्षिण दिशा में मत जाना और अगर कभी कोई आवाज या आहट सुनाई दे तो उसे इग्नोर करना, उसके आगे पीछे जाने की कोशिश मत करना। ये सुनकर थेवन थोड़ा सा सहम जाता है, लेकिन वो इस बात से संतुष्ट होता है कि कुछ दिन यहीं रुककर पोट्टी को गाना सुनाएगा, आराम करेगा और ठीक से खाएगा पिएगा, फिर अपनी मंजिल के लिए निकल जाएगा। ठीक ऐसे ही रात को अब थेवन पोट्टी को गाना सुनाता है और फिर अपना खाना खाते वक्त भगवान को उस खाने के लिए शुक्रिया करता है। लेकिन ये देखकर पोट्टी अचानक से गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुमको खाना खाने का हक मैंने दिया है, तो तुम भगवान को क्यों धन्यवाद बोल रहे हो? ये सुनकर थेवन एकदम से चुप हो जाता है और बहुत ही अजीब फील करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस कुक को, जो उसी हवेली की एक खुफिया जगह पर किसी के लिए खाना ले जा रहा होता है। उधर खाना खाने के बाद जब थेवन रात को इधर उधर घूम रहा होता है तो उसे बाहर बगीचे में कुछ गड्ढे दिखाई देते हैं, जिनको अब भर दिया गया था। उन्हें देखकर वो समझ गया था कि ये गड्ढे लोगों को दफन करने वाले गड्ढे हैं, इसलिए वो घबराकर दूसरी तरफ जाने लगता है। यहाँ उसे जंजीरों की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनते ही वो उसी कमरे तक पहुँच जाता है जहाँ पर कुक थोड़ी देर पहले किसी के लिए खाना लेकर गया था। थेवन को लगता है कि कोई चीज उन जंजीरों के साथ घिसटकर उसकी तरफ बढ़ रही है, जिससे वो काफी डर जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। अब दूसरे दिन सुबह थेवन पोट्टी को पासों का खेल खेलते हुए देखता है और इसी बीच पोट्टी उसे अपने साथ खेल खेलने के लिए कहता है। तभी थेवन कहता है कि मैं ये खेल कैसे खेल सकता हूँ, मेरे पास तो दाव लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन पोट्टी कहता है कि एक चीज है और वो है समय, तुम अपना समय दाव पर लगा सकते हो। थेवन पूछता है कि समय को कैसे दाव पर लगाया जा सकता है?
तो पॉटी कहता है कि अगर तुम ये खेल जीत गए तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें जिंदगी भर यही रहना होगा। ये सुनकर थेवन की हालत खराब होने लगती है और वो उस खेल को खेलने से मना करने लगता है। इसी बीच पॉटी अपना हाथ आगे बढ़ाकर थेवन से उस खेल के पासे मांगता है, लेकिन जैसे ही थेवन पासे उसके हाथ की तरफ धकेलता है, इतने में पॉटी अपना हाथ हटा लेता है और वो पासे बोर्ड पर गिर जाते हैं, जिससे उस खेल की शुरुआत हो जाती है। यानी ना चाहते हुए भी अब थेवन को वो खेल खेलना ही पड़ेगा। अब अपने समय को दांव पर लगाकर फाइनली थेवन उस खेल को खेलता है और अंत में एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जब पॉटी को उस खेल को जीतने के लिए दोनों पासों में कुल 6-6 अंकों की जरूरत होती है। हम देखते हैं कि पॉटी पासे फेंकता है और एक में 6 आता है और दूसरे में 1। ये देखकर थेवन थोड़ी सुकून भरी सांस लेता है, लेकिन इतने में पता नहीं कैसे अपने इशारों से ही वो उस पासे को पलट देता है और उसमें भी 6 आ जाता है, जिसे देखकर थेवन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और पॉटी जोर जोर से हंसने लगता है। थेवन वहाँ से डरकर चुपचाप उस कुक के पास जाता है, जहाँ वो कुक उससे कहता है कि जल्दी ही तुम्हें पॉटी की असलियत पता चल जाएगी, ये सब तो अभी कुछ भी नहीं है। अब रात को पॉटी खाना खा रहा होता है तो थेवन भी उसको गाना सुनाने के बाद अपना खाना शुरू करता है। इसी बीच अचानक पॉटी थेवन से कहता है कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए चावल भात बनाया करती थी, लेकिन तुम उसको ना खाकर दूध पिया करते थे, याद है ना? ये सुनकर थेवन के होश उड़ जाते हैं और वो समझ नहीं पाता कि ये बात पॉटी को कैसे पता चली, जबकि उसने अपनी माँ के बारे में कोई भी बात यहाँ किसी को नहीं बताई। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी पॉटी कहता है कि तुम्हें काम करने के लिए पकड़कर कहीं ले जाया जा रहा था, लेकिन तुम किसी भी तरह वहाँ से बचकर भाग निकले और भटकते हुए यहाँ आ पहुँचे। और देखो, आज तुम आराम से यहाँ बैठकर खाना खा रहे हो, कितनी अच्छी बात है। थेवन अब कुछ पूछता उससे पहले पॉटी उससे पूछ लेता है कि आज कुक तुम्हें मेरे बारे में क्या उल्टा सीधा बोल रहा था। थेवन डर जाता है और कहता है कि वो तो कुछ नहीं बोल रहा था। इस पर पॉटी कहता है कि जब मुझे तुम्हारे बारे में इतना पता है तो सोचो इस बारे में नहीं पता होगा क्या? लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये कुक ऐसे ही यहाँ आने वाले लोगों को भड़काता है और उसके बाद वो लोग मुझसे अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं और मुझे वो बर्ताव अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे मजबूरन उन लोगों को मारना पड़ता है। और कल रात तुमने जो गड्ढे देखे थे वो लोग उन्हीं गड्ढों में दफन किए गए हैं। थेवन ये सुनकर बहुत डर जाता है और इतनी देर में वहाँ वो कुक भी आ जाता है। पॉटी उस कुक को देखकर उल्टा सीधा बोलने लगता है, लेकिन कुक बिना डरे आज उसकी बातों का आंखों में आंखें डालकर जवाब देने लगता है। उसकी आंखें देखकर पॉटी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कुक से आंखें नीचे करने और सर झुकाने को कहता है, लेकिन कुक ऐसा नहीं करता तो पूरी हवेली में अचानक से एक कंपन होने लगता है और फिर पॉटी अपने हाथों को आगे करके दूर से ही कुक को अपने पास खींच लेता है। थोड़ी देर वो उसका गला पकड़े रहता है और कुक का जोश ठंडा हो जाने के बाद वो उसको छोड़ देता है। पिटने के बाद कुक वापस रसोई में आकर अपना हाथ मुंह धोने लगता है और तभी डरा हुआ थेवन हिम्मत करके उससे पूछता है कि आखिर ये आदमी है क्या? इसने तुम्हें अपने पास ऐसे खींच लिया जैसे इसमें कोई शक्ति हो और ऊपर से ये सभी के बारे में सब कुछ जानता है, तो आखिर इसको ये सब कैसे पता चलता है? अब इस पॉइंट पर कुक थेवन को पॉटी की सच्चाई बताने लगता है। वो कहता है कि पॉटी एक पूर्वज 12 भगवान की पूजा किया करते थे और वो उस पूजा में इस तरह लीन थे कि खुश होकर 12 भगवान ने उनको एक मैजिकल बॉक्स दिया था जिससे आप जो चाहो वो पा सकते हो। लेकिन असल में उस बॉक्स के अंदर चित्तन नाम का एक एंटिटी था, जैसे जिन्न होते हैं, और चित्तन ही असल में उस परिवार की सारी विशेष को पूरी करता था। लेकिन उस परिवार के लोगों को चित्तन के ऊपर अपना पूरा राज करना था ताकि वो इस दुनिया पर जो चाहे वो कर सके और चित्तन की शक्ति अपने अंदर समा सके। इसलिए अब वो चित्तन को ही बंदी बना लेते हैं और इस बीच चित्तन उस परिवार के मुखिया को बोलता है कि अगर तुम मेरे मुख के अंदर देखोगे तो मेरी शक्ति का सही एहसास कर पाओगे और नरक को देख पाओगे। अब असीम शक्ति की चाह में वो आदमी चित्तन के मुख को देख लेता है, जिसके बाद चित्तन उसकी सोल को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है। इसके बाद चित्तन गुस्से से बेकाबू हो जाता है और धीरे धीरे परिवार के सभी लोगों की सोल को अपने अंदर लेने लगता है। अब वक्त बीतता जाता है और धीरे धीरे कई लोग उसको रोकने के लिए आते हैं, लेकिन चित्तन किसी को नहीं छोड़ता। और फिर एक दिन इस परिवार का आखिरी वारिस यानी कोडुमन पोट्टी आता है, जिसने शायद चित्तन को हरा दिया। और क्योंकि उस दिन के बाद से चित्तन वापस कभी नहीं आया और पॉटी तब से ही इस हवेली में रह रहा है। ये सुनकर अब थेवन भी समझ चुका था कि पॉटी कोई आम आदमी नहीं है, इसलिए वो अगली सुबह वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। वो इस बारे में कुक को भी बताता है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन कुक उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करता है। अब थेवन अपने कमरे में सामान को बांधने लगता है कि तभी पॉटी वहाँ आ जाता है। थेवन जानता था कि सामान देखकर और अपनी शक्तियों से पॉटी को पता चल गया होगा कि आखिर थेवन क्या कर रहा है, इसलिए वो डरते हुए कहता है कि मैं यहाँ से जाने के लिए अपना सामान बांध रहा हूँ। पॉटी कहता है कि ठीक है, तुमको रोका किसने है, लेकिन तुम जाओगे कैसे? बारिश को तो रुक जाने दो। थेवन सोचता है कि पॉटी आखिर ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि बाहर तो बारिश हो ही नहीं रही। वो ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर थेवन समझ जाता है कि ये सब भी पॉटी का किया हुआ है।
इस बीच पॉटी कहता है कि जब तक बारिश नहीं रुकती तुम यही रहो और बारिश रुकने का इंतजार करो। वैसे पिछली बार जब बारिश हुई थी तो 3 सालों तक नहीं रुकी थी। अब रात को हम पॉटी को थेवन पर गुस्सा करते हुए देखते हैं। वो कहता है कि शायद तुम उस रसोइये की बातों पर ज्यादा अमल कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे डर रहे हो और अजीब बर्ताव कर रहे हो, इसलिए ऐसा मत करो वरना तुम्हें मालूम है इसका परिणाम क्या होता है। ये सुनकर अब थेवन काफी डर जाता है और कुक के पास चला जाता है। कुक उसके डर को कम और दिमाग को रिलैक्स करने के लिए उसे थोड़ी सी मदिरा पिला देता है, जिसके बाद थेवन उसे अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरी माँ बहुत ही मेहनती है, ये जो मेरे कान में बाली है वो उसकी मेहनत की मुद्रा से ही बनी हुई है। खैर अब रात हो जाती है, जहाँ सपने में थेवन अपने कमरे में एक अजीब और डरावनी एंटिटी को देखता है, जिससे डरकर वो उठता है तो देखता है कि सुबह हो चुकी है और कुक भरी बारिश में किसी के लिए गड्ढा खोद रहा है। उसे देखते ही वो समझ जाता है कि ये गड्ढा उसी के लिए खोदा जा रहा है, यानी अगला नंबर उसका है। अब तक उसका डर इस कदर बढ़ जाता है कि वो बारिश में ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो बिना किसी को बताए उस हवेली के बाहर निकल आता है और ऐसा करते ही उसे खून की उल्टियाँ होने लगती हैं और उसका दम घुटने लगता है। अब कोई रास्ता ना होने पर थेवन वापस हवेली में आ जाता है, जहाँ पॉटी उसके सामने खड़ा होता है। पॉटी उसे देखते ही कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि मेरी इजाजत के बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते, इसलिए अगर तुम्हें जाना ही था तो मुझसे पूछ कर जाते। चलो अब एकदम झुककर मुझसे जाने की आज्ञा मांगो। थेवन अब पैर पकड़कर पॉटी से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जाने दो, जबकि पॉटी हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को अस्वीकार करता हूँ। थक हार कर थेवन फिर वही रुक जाता है और बाद में वो कुक के पास आ जाता है। कुक उसके सामने कुछ और राज खोलना शुरू करता है और ऐसा करते करते वो थेवन को ऊपर उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर जंजीरों की आवाज आती थी। थेवन वहाँ जाता है और देखता है कि वहाँ किसी की लाश पड़ी है और दोस्तों ये लाश थी खुद कोडुमन पॉटी की। और फिर यहाँ कुक सबसे बड़ा राज उजागर करता है कि जब पॉटी और चित्तन की लड़ाई हुई थी तो पॉटी उसको हरा नहीं पाया, इसलिए उसके बाद से चित्तन अब पूरे परिवार से बदला लेने के लिए पॉटी के रूप में ही इस हवेली पर राज करता है। और तब से अब तक उसने असली पॉटी को यहाँ पर कैद कर रखा था, जिसकी आज मौत हो चुकी है। और यही वजह थी कि कुक उसको आज दफनाने के लिए वो गड्ढा खोद रहा था। इस पॉइंट पर थेवन को एक तरफ तो राहत मिलती है कि वो गड्ढा उसके लिए नहीं खोदा जा रहा था, साथ ही दूसरी तरफ अब पॉटी की सच्चाई को जानकर वो डरा हुआ था कि आगे अब क्या होने वाला है। कुक उसकी चिंता को समझ जाता है और कहता है कि थेवन यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो उपाय है इस हवेली के तहखाने में से। तहखाने के अंदर एक अखंड दिया जल रहा है और वो दिया ही चित्तन की असली शक्ति का राज है, इसलिए अगर कैसे भी हम उस दिए को बुझा दें तो चित्तन की शक्तियाँ कमजोर पड़ जाएंगी और फिर हम यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, उस तहखाने की चाबी हमेशा पॉटी के पास रहती है और उससे वो चाबी लेना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो उस चाबी को कहाँ रखता है ये मुझे भी नहीं पता। और अगर चाबी मिल भी जाए तो उस तहखाने तक जाकर दिया बुझाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो उस तहखाने के ऊपर वाले कमरे में भी मंडराता रहता है और उस दिए की देखभाल करता है। थेवन कहता है कि ठीक है, हम थोड़ा वक्त रुककर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। अब इस बात पर कुक हंसता है और कहता है कि यही तो असली वजह है कि हमारे पास समय नहीं है। इस हवेली में समय पानी की तरह बहता है, हमें जो भी याद है वो हम लगातार भूलते रहते हैं। थेवन कहता है कि मेरे साथ तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कुक उसको प्रूव करने के लिए पूछता है कि अच्छा मुझे बताओ तुम कब से यहाँ पर हो। थेवन कहता है कि मुझे यहाँ आए कुछ ही दिन हुए हैं। कुक फिर से पूछता है कि पक्का तुम्हें कुछ ही दिन हुए हैं या कुछ महीने। अब ये सुनकर थेवन एकदम से सोच में पड़ जाता है और हमें शो होता है कि असल में थेवन को यहाँ आए 3 महीने बीत चुके हैं, जबकि वो सोचता था कि अभी उसे सिर्फ 4 से 5 दिन ही हुए हैं। कुक कहता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। उसके ये कहते ही थेवन अपने नाम को याद करता है, लेकिन वो उसे भी भूल चुका था। कुक कहता है कि जिस चीज को हम अपने दिमाग में बार बार नहीं सोचेंगे वो हम भूल जाएंगे। इस हवेली से जुड़ी बातें तुम्हें और मुझे इसलिए याद रहती हैं क्योंकि हम दोनों पूरा दिन इसी के बारे में सोचते रहते हैं। और रही बात नाम की, तो मैं भी अपना नाम भूल चुका हूँ। अब थेवन सोचता है कि अगर कुछ दिन हमने हवेली के बारे में सोचना छोड़ दिया और पॉटी ने हमें यहाँ कंफर्टेबल कर दिया तो हम सब कुछ भूल जाएंगे और यही कैद हो जाएंगे। इसलिए थेवन एक प्लान बनाता है। वो पॉटी से कहता है कि मैं आपके साथ वो पासों वाला खेल फिर से खेलना चाहता हूँ। इस पर पॉटी कहता है कि अब आखिर तुम्हारे पास लगाने के लिए बचा ही क्या है। तो थेवन कहता है कि मेरे पास चाबी है। ये सुनते ही अचानक पॉटी की नजरें चढ़ जाती हैं और वो अपने कमर के पास छुपी हुई चाबी को हाथ लगाकर चेक करता है जो वही रखी थी। इस बीच थेवन को पता चल जाता है कि पॉटी उस चाबी को अपनी कमर के पास रखता है, इसलिए वो बात बदलते हुए कहता है कि आपके पास मेरी किस्मत की चाबी है और मेरी किस्मत है मेरी आजादी। अगर मैं जीत गया तो आपको मुझे छोड़ना होगा। ये सुनकर पॉटी का दिमाग ठनक जाता है और वो कहता है कि तुम पहले ही इस खेल में हार चुके हो और इसलिए मैं एक बार जीतने के बाद वापस उसके साथ ये खेल नहीं खेलता।
इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उधर कुक और थेवन डिसाइड करते हैं कि आज कुक पॉटी का मनपसंद खाना बनाएगा ताकि वो अच्छे से खाकर गहरी नींद में चला जाए। और इस बीच थेवन उस चाबी को चुरा ले। अब अचानक पॉटी रसोई में आकर कुक को घूरते हुए देखता है और फिर उसके गले को दबाने लगता है। एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे पॉटी को दोनों का प्लान पता चल चुका है, लेकिन तभी पॉटी कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी मदिरा सिर्फ मेरी है और तुमने फिर भी वो मदिरा थेवन को पिलाई। ये आखिरी चेतावनी है, इसके बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद कुक उससे माफी मांगता है और फिर पॉटी वहाँ से चला जाता है। अब रात को सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। पॉटी खाना खाकर सो जाता है और थेवन उसकी कमर के आसपास से उस चाबी को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाबी अब उसे नहीं मिल रही थी। और तभी अचानक पॉटी की आंखें खुल जाती हैं और वो थेवन के गले को पकड़ लेता है। उसको पकड़ते ही वो उससे कहता है कि मेरे मुख के अंदर देखो, मैं तुम्हें नरक में ले जाऊंगा। वो ऐसा इसलिए कहता है ताकि वो थेवन की आत्मा को सोख सके, लेकिन जब तक कि थेवन उसके मुख को देखता तभी अचानक पॉटी को कुछ होता है और वो रुक जाता है। और दोस्तों, यहाँ आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। यहाँ हम देखते हैं कि वो चाबी असल में कुक के पास थी और वो उस तहखाने में जाकर उस दिए को बुझा चुका है। जैसे ही उसने वो दिया बुझाया वैसे ही पॉटी कमजोर पड़ गया और उसे थेवन को छोड़ना पड़ा। यहाँ हमें पता चलता है कि जब पॉटी रसोई घर में कुक को चेतावनी देने आया था तब उसने धोखे से पॉटी की कमर से वो चाबी निकाल ली थी। अब ये बात असल में कुक ने थेवन को इसलिए नहीं बताई ताकि वो पॉटी को वहाँ व्यस्त रख सके और इसी बीच वो उस दिए को बुझा सके। खैर, अब पॉटी खुद के कमजोर पड़ते ही वहाँ से चला जाता है और फिर थेवन कुक से कहता है कि तुमने तो मुझे भी धोखा दे दिया, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। कुक कहता है कि ऐसा करना जरूरी था, ये मेरा बैकअप प्लान था ताकि पॉटी उस दिए को बुझाने से रोक ना पाए। थेवन कहता है कि चलो अब यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन तभी कुक उसे ये कहते हुए कहता है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, हमें चित्तन को उस मैजिकल बॉक्स में फिर से बंद करना होगा जिससे वो बाहर आया था, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही हम इस हवेली से बाहर निकल पाएंगे। चित्तन अभी कमजोर है और यही सही मौका है, हमें इस काम को जल्दी से जल्दी करना होगा। अब दोनों उस मैजिकल बॉक्स को लेकर उसी तहखाने में आ जाते हैं, क्योंकि कुक को पता था कि कमजोर होने के बाद वो उसी तहखाने में बैठा होगा। वहाँ पहुँचते ही चित्तन दोनों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों इस बार होशियारी से काम लेते हैं और उसकी बातों में नहीं आते। अब इस पॉइंट पर एक और बात सामने आती है कि ये कुक कोई और नहीं बल्कि कोडुमन पॉटी का बेटा था। असल में पॉटी का एक समय पर किसी नीच जाति की महिला से अफेयर था जिसका बेटा था ये कुक। इसी बात का फायदा उठाकर चित्तन पॉटी के रूप में कुक से कहता है कि तुम मेरे बेटे हो, आओ मेरे पास और मैं तुम्हें अपने जैसा उच्च जाति का बना दूंगा। थेवन भी समझ जाता है कि कुक और पॉटी के बीच क्या रिश्ता था और तभी कुक कहता है कि मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, मेरे पिता तो मर चुके हैं। और रही बात उच्च जाति या ब्राह्मण बनने की, तो कोई आदमी जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता है। ये कहते ही थेवन और कुक दोनों पॉटी पर हमला बोल देते हैं, लेकिन इस बीच वो उन दोनों पर भारी पड़ता है। इस लड़ाई के दौरान हवेली बार बार कंपन करती है और बार बार सिकुड़ती है, जिससे पता चलता है कि पॉटी की शक्तियाँ धीरे धीरे कमजोर पड़ रही हैं। इसी सिकुड़न की वजह से वो तीनों बार बार गिरने लगते हैं, लेकिन कुक और थेवन कैसे भी करके अपने आप को संभाल लेते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर उस पर एक साथ हमला करते हैं और उसके शरीर पर तेज धार से वार करते हैं। अब चित्तन उस शरीर का रूप लिए हुए था, इसलिए उसे वो दर्द महसूस होता है और यही मौका पाकर कुक उसके हाथ से एक अंगूठी हासिल कर लेता है। ये करते ही वो पॉटी के शरीर को आग लगा देता है और फिर वो आग धीरे धीरे उस हवेली में फैलने लगती है। अब आग से पॉटी पूरी तरह से जल जाता है और हम उसके शरीर से चित्तन को बाहर निकलते हुए देखते हैं। चित्तन यहाँ पर काफी डरा हुआ था और बार बार छिप रहा था। अब यहाँ स्टोरी एकदम से टर्न लेती है, जहाँ थेवन को पता चलता है कि उस अंगूठी को पहनकर कुक भी दूसरे लोगों की तरह चित्तन पर राज करना चाहता है। इसलिए वो उसको ये कहकर रोकने की कोशिश करता है कि अगर तुमने ये अंगूठी पहनी तो फिर से वही होगा जो पॉटी अब तक कर रहा था। ये चित्तन तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा और फिर हर किसी को प्रताड़ित करेगा। अब मौका है कि हम इस साइकिल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, इसलिए ऐसा मत करो। लेकिन कुक थेवन की बात को नहीं मानता और फिर इन दोनों के बीच में इसी अंगूठी को हासिल करने की लड़ाई होने लगती है। हालांकि थेवन उस अंगूठी को इसलिए लेना चाहता था ताकि फिर कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके, जबकि कुक उस अंगूठी को पहनकर चित्तन पर राज करना चाहता था। अब इन दोनों की लड़ाई को चित्तन चुपचाप बैठकर देख रहा होता है। अब इसी बीच लड़ाई होते होते अचानक उस हवेली का वो हिस्सा पूरी तरह से गिर जाता है जिसमें ये सभी दब जाते हैं। अब हमें अगली सुबह का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पर थेवन उस हवेली से बिना खून की उल्टी किए बाहर निकल रहा होता है। वो आगे चल ही रहा होता है कि तभी इतने में कुक उसके ऊपर हमला कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि थेवन के पास वो अंगूठी थी और उसे वो अंगूठी चाहिए थी। लेकिन तभी कुक नोटिस करता है कि थेवन के कान में जो बाली हुआ करती थी वो अब वहाँ पर नहीं है और दूसरा उसने उस अंगूठी को पहना हुआ है। इसका मतलब ये असल में थेवन नहीं चित्तन है, जो अब थेवन का रूप धारण कर चुका है। इस बात का कंफर्मेशन हमें अगले सीन में हो जाता है, जब हम हवेली के अंदर उस मलबे में दबी थेवन की लाश को देखते हैं। कुक समझ जाता है कि अब वो उसको नहीं हरा सकता, इसलिए वो सीधा वहाँ से भागता है और तेज तेज चिल्लाने लगता है। इसी बीच एक पोर्तुगीज सैनिक दूर से उसकी आवाज को सुनकर उस पर गोली चला देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं थेवन को, जो वापस उसी हवेली में आकर अपना मुंह धोता है
और फिर वैसे ही बिहेव करने लगता है जैसे पॉटी किया करता था और इसी मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अब दोस्तों आपके मन में कई सारे सवाल होंगे जिसमें से कुछ थ्योरीज को अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यक्षिणी पहले तो सभी को अपने पास बुलाकर जान से मार दिया करती थी ताकि कोई भी उस हवेली की तरफ ना जाए, और अगर कोई बच भी जाता था तो वो उसे जानबूझकर उस हवेली के रास्ते तक पहुंचा दिया करती थी ताकि वो चित्तन का गुलाम बन जाए। फिल्म में एक जगह पर हम यक्षिणी और चित्तन को इंटीमेट होते हुए देखते हैं जो इस बात को साबित करता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ थे। आपका अगला सवाल होगा कि अगर चित्तन को हवेली में हो रही सारी बातें पता चल जाती थी तो उसे उस चाबी वाले इंसिडेंट के बारे में पता कैसे नहीं चला। तो दोस्तों उसे असल में ये तो पता था कि थेवन उस चाबी को लेने आएगा, क्योंकि ये बात थेवन और कुक ने आपस में की थी, लेकिन कुक का खुद का प्लान उसने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया था, इसलिए चित्तन को उस प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। आपका एक सवाल ये भी होगा कि हवेली में तो कई नौकर आए, फिर इस कुक को कभी चित्तन ने क्यों नहीं मारा। तो दोस्तों जैसा कि पॉटी ने शुरू में कहा था कि जब कोई अपना काम ठीक से नहीं करता और मुझसे डरने लगता है, अजीब बर्ताव करने लगता है, तब मैं सभी को मार देता हूँ। ठीक वैसे ही कुक ने भी कभी अपना काम नहीं छोड़ा, वो हमेशा सारे काम समय पर करता था और चित्तन से डरकर अजीब बर्ताव नहीं करता था। यही वजह थी कि कभी चित्तन ने उसको नहीं मारा। इन चीजों के अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साउथ इंडिया के लोग इस कहानी पर असल में बहुत विश्वास करते हैं और लोग आज भी सदियों पुरानी इस कहानी को मानते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने काफी सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जाते जाते मैं शुक्रिया करूंगा हमारे मेंबर्स का जिन्होंने हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन किया है। साथ ही सभी से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।